हाय दोस्तों, महासेठ कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो कल का वीडियो में हम आपको रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर के रिलेटेड जितना सारा टॉपिक था, सारे टॉपिक को कवर किया है। जैसे फॉरफिटेड का भी जितना टॉपिक था, इशू का भी टॉपिक था, यानी इशू, फॉरफिटेड एंड रेशू, इतना तक सारा का सारा टॉपिक जो है हम आपको कवर कर लिए। और कल के वीडियो में ही बताए थे कि ये रेशू का लास्ट सवाल है, ये लास्ट क्लास है। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर को लेके चलेंगे। लेकिन आज जो है हम डिवेंचर को लेकर नहीं आए हैं। अब कहेंगे कि डिवेंचर को लेकर क्यों नहीं आए, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिवेंचर लगभग सेम है। क्या है? सेम है। जो हम लोग इशू ऑफ शेयर में पढ़े थे, एटपार पढ़े थे, प्रीमियम पढ़े थे, डिस्काउंट पढ़े थे, एरियर पढ़े थे, एडवांस पढ़े थे, ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़े थे, कंसिडरेशन पढ़े थे, सारा का सारा टॉपिक आपको इशू ऑफ शेयर में भी है। इसीलिए आप लोगों के कमेंट के अनुसार जो है हम इशू ऑफ डिवेंचर को फिलहाल छोड़ रहे हैं। नहीं तो हम लोग फिर क्या लेके आए? तो आज हम लोग लेके आए हैं नेक्स्ट चैप्टर कंपैरेटिव स्टेटमेंट, यानी कि तुलनात्मक विवरण। और यह वर्ड से स्पष्ट है, कंपैरेटिव, कंपेयर करना, यानी तुलनात्मक, तुलना करना। तो आपको वर्ड से स्पष्ट है कि इस कंपैरेटिव में हम क्या पढ़ेंगे। तो कंपैरेटिव को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? तुलनात्मक बोलते हैं, यानी तुलना बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग तुलना करने की ही बात पढ़ेंगे, नहीं? और तुलना करने के बाद जो परिणाम आएगा, उसी परिणाम से हम लोग क्या करेंगे? इसका कैलकुलेशन करेंगे कि इसका प्रतिशत में कैसे व्यक्त किया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग जो मेन टॉपिक है कंपैरेटिव का, उस पे आते हैं। आपको देखे हुएगा कि मेथड्स ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस, मतलब फिनेंशियल एनालिसिस का जो मेथड्स है, अप्रॉक्स 5 या 6 मेथड है आपके पास। तो आप देखिए, पहला है कि कंपैरेटिव फिनेंशियल स्टेटमेंट। क्या है कंपैरेटिव फिनेंशियल स्टेटमेंट? अभी हम जस्ट बोले कि कंपैरेटिव में क्या होता है कि कंपेयर करना होता है, चाहे वह वस्तु का हो, चाहे वह पदार्थ का हो। किसी चीज़ का जब तक कंपेयर आप नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं निकल पाएगा, रिजल्ट नहीं आ पाएगा। नहीं, जैसे आप अभी मान लीजिए कि सपोज दैट आप वीडियो देख रहे हैं और आप अपने घर में आप खुद अकेले पढ़ रहे हैं, तो किसी से कंपेयर हो रहा है? नहीं हो रहा है। आप अच्छा पढ़ते हैं, आप ही पढ़ते हैं, बुरा पढ़ते हैं, आप ही पढ़ते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। न बगल वाले भी कहते, घर वाले भी बोलते हैं कि देखो उससे तुम उससे कम पढ़ रहा है, ये भी बात नहीं है। तो तुलना कब होगा? कंपेयर कब होगा? कंपैरेटिव कब होगा? नहीं, प्रतियोगिता कब होगा? जब हम लोग कम से कम 2 चीज़ की आवश्यकता है, चाहे वो वस्तु का हो, चाहे वो पदार्थ का हो। अगर आपके ही घर में अगर 2 व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति इस चीज़ का तैयारी करते हैं, अगर दोनों व्यक्ति में अगर कंपेयर किया जाए तो किसी को ज़्यादा, किसी को कम आता होगा। तब तो पता चला। तब ना, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आया और कहे कि नहीं इसको ज़्यादा, इसको कम आता है, नहीं, तब तो कंपेयर होगा। आप एग्जामिनेशन देते हैं, एग्जामिनेशन में एगो रैंक 1 पे आता है, एगो लास्ट में आता है। तो कैसे? तुलना करके कि नहीं इतना सारे स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे स्टूडेंट में सबसे आगे कौन है, तो सबको तुलना करने के बाद वो आगे हुआ। अगर आप किसी एग्जामिनेशन में आप अकेले बैठते हैं तो आप ही टॉप की, आप ही थर्ड की, नहीं, तो वो होता है कंपैरेटिव की बात। अगला क्या है? कॉमन साइज। ये क्या है? कॉमन साइज। कॉमन साइज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समान आकार। इसमें कोई तुलना की बात नहीं होता है। तो इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि जो दिया होता है उसी का प्रतिशत में आपको निकालना होता है, प्रतिशत व्यक्त करना होता है कि इसका प्रतिशत क्या होगा।
बात समझे? जैसे कंपैरेटिव में क्या करते हैं, तुलना करें, तुलना करके के बाद जो रिजल्ट आता है उसका प्रतिशत निकालते हैं, लेकिन कॉमन साइज में ऐसा नहीं होता है। कॉमन साइज में जो दिया रहता है उसी का प्रतिशत ज्ञात करते हैं हम लोग, इसमें कोई तुलना करने की बात नहीं होगा। उसके बाद कहता है रेशियो एनालिसिस। कौन एनालिसिस? रेशियो। अब क्लास 12 में जाएंगे, नहीं तो क्लास 12 के कंपनी में एक चैप्टर है रेशियो एनालिसिस, जहाँ पे आपको वो चैप्टर ये है, नाम से है रेशियो एनालिसिस, यानी आपको अनुपात का विश्लेषण करना वहाँ पे। बात समझे? उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेस होते हैं, बहुत सारा ऐसा फार्मूला है जो सवाल फार्मूला बेस्ड ही बनता है, जैसे करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, डेटर टर्न रेशियो, क्रेडिटर टर्न रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, बिल्स पेबल टर्न रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्न रेशियो। ये सारा क्या है, सारा का सारा क्या है, ये फॉर्मूला बेस्ड है। और रेशियो एनालिसिस जब कभी भी आप पढ़े हैं या पढ़े होइएगा तो आप देखे होइएगा कि इसका जितना सवाल होगा सारा का सारा क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है, यानी बिना फॉर्मूला का सवाल बनने वाला नहीं है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, उसके बाद है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम लोग पार्टनरशिप नहीं कंपनी में जब पढ़ेंगे तो कंपनी का ही चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी रोकड़ प्रवाह विवरण। रोकड़ प्रवाह विवरण में यानी पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, समझा? इस रोकड़ प्रवाह विवरण में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फिनांसिंग एक्टिविटीज़। ये तीनों हम लोग सेपरेट अलग अलग पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग अलग पढ़ेंगे, इन्वेस्टिंग अलग पढ़ेंगे और फिनांसिंग अलग पढ़ेंगे। जब हम लोग तीनों अलग अलग सेपरेट पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पूरी एक साथ बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट टॉपिक है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड समझते हैं आप, कोष जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोष। और जिस फंड का पैसा होता है उसी फंड में एक्सपेंस किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर पंचायती राज में आ जाइए तो उसमें देखिए इंदिरा आवास फंड, तो इंदिरा आवास वाला जो रुपया होगा इंदिरा आवास वाले व्यक्ति को दिया जाता है। सोलर लाइट फंड, सोलर लाइट का जितना एक्सपेंस है सोलर लाइट में ही एक्सपेंस किया जाता। जल नल जो फंड आया था, नहीं तो फंड मतलब होता है कि स्रोत जो होता है, नहीं तो उस जो सोर्स है, जो फंड है, जिस फंड का पैसा उसी फंड में क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। समझ में आया? और अगला टॉपिक देखिए होइएगा ब्रेक इवन पॉइंट। क्या पढ़ेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है, हिंदी से बोलते हैं सम विच्छेद बिंदु। क्या बोलते हैं? सम विच्छेद बिंदु। अगर कोई पूछे कि आपको बताइए ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, तो हम कह सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है व्यवसाय का वह बिंदु है। किसका? व्यवसाय का वह बिंदु है जिस पर व्यवसाय को न तो अधिक लाभ होता है और न ही अधिक हानि होती है। उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। समझ में आया? और ये सारा का सारा ये चीज़ दिया हुआ है, ये क्लास 12 के बुक में, और ये किस में? कंपनी में आपको दिया हुआ है। इनको छोड़कर, इसको छोड़कर ये आपको बीकॉम 3rd पार्ट में जाएंगे तो आपको कॉस्ट में मिलेगा। किससे मिलेगा? कॉस्ट में मिलेगा ब्रेक इवन पॉइंट। बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई समस्या है तो बताइए, समझने में किसी को किसी प्रकार का दिक्कत अगर हो रहा है तो बताइए। तब हम लोग आगे एक फॉर्मेट को लेके आए हैं, उसको बताएंगे। देख लीजिए पहले, इसमें किन्हीं को समस्या है तो बताइए। अब है एक दिया है कि टाइप्स ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, यानी कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट का जो टाइप है, यानी कंपैरेटिव स्टेटमेंट का जो प्रकार है वो कौन प्रकार है। तो पहला दिया है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है कि इनकम स्टेटमेंट में हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। इसमें बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे?
एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और किसमें, ये कंपैरेटिव इनकम पढ़ेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। और यही प्रॉफिट लॉस का यहाँ फॉर्मेट आप देखिए कि अगर इससे रिलेटेड अगर सवाल होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। अब देखिए कि हम आते हैं फॉर्मेट पे, फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द एंडिंग। आपको जो एंडिंग दिया हुआ है यानी जब इसको बनाएंगे उसका डेट दिया हुआ है, समझ में। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहला दिया है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम लोग दूसरे नाम से नेट सेल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, नेट सेल के। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसको क्या बोलते हैं, नेट सेल। इसमें क्या होता है कि आपको जब भी कभी फॉर्मेट बनाएंगे तो फॉर्मेट में ध्यान दीजिएगा, एक पार्टिकुलर का होता है, एक नोट नंबर का होता है, और 2 साल का बॉक्स रहता है। जैसे मान लीजिए ये पार्टिकुलर है, नोट नंबर है, अगर मान लीजिए 2 साल का आपको डाटा दिया रहेगा तब तो तीसरे साल में आप इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, तो आपको 2 साल का डाटा दिया होगा, चाहे वो 20-21, 22-23, 23-24, 25-26 जो भी डाटा दिया होगा, उस दोनों डाटा को आप लिखेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, तुलना करेंगे, घटाएंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तब ये एब्सोल्यूट चेंज आएगा, तब हम लोग इसका परसेंटेज निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब इसका क्या करते हैं, परसेंटेज निकालेंगे। कोई दिक्कत। अब देख लीजिए पहले हम लोग क्या लेते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब बता रहा है कि नेट सेल, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट सेल ही बोलते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, अदर इनकम को ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं, अदर इनकम, जो कि आपके बोर्ड पर दिया होगा अदर इनकम। अगर मान लीजिए कि जिस सवाल में अदर इनकम होगा तो ऐड करेंगे, अगर अदर इनकम नहीं होगा तो ऐड नहीं करेंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत। अगर अदर इनकम होगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और नहीं होगा तो ऐड नहीं करेंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद अगर है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इसको अदर इनकम को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद तीसरा नंबर दिया हुआ टोटल रेवेन्यू, जोड़ देंगे तो उसी को बोलिए टोटल रेवेन्यू, या उसी को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या उसी को बोलते हैं नेट सेल, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए अब चौथा नंबर में यह है कि लेस एक्सपेंस। तो एक्सपेंस में कोई जरूरी थोड़ी है कि एक ही आइटम होता है, सीधे दे दिया कि एक्सपेंस ना, एक्सपेंस में दिया जाता है जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। उसके बाद दिया है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फिनांस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन, अदर एक्सपेंस। मतलब इसमें भी जो भी एक्सपेंस दिया हुआ है कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सवाल में यही एक्सपेंस होगा, कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी है नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सवाल में यही आपका एक्सपेंस होगा। कोई एक ही एक्सपेंस हो सकता है, 2 एक्सपेंस हो सकता है, 3 एक्सपेंस होता है, लेकिन सारा का सारा एक्सपेंस नहीं हो सकता है। तो इसमें लगभग मटेरियल कंज्यूम समझते करते हैं। नहीं, मटेरियल कंज्यूम क्या होता है, जब किसी मान लीजिए मार्कर है, मार्कर को बनाने में जो मटेरियल लगेगा उसी को बोलते हैं मटेरियल कंज्यूम। नहीं, उसके बाद परचेज स्टॉक समझते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट वही होगा, फिनांस कॉस्ट वही समझ में करते होइएगा। डिप्रिसिएशन देखिए, डिप्रिसिएशन अगर आप 11th में पढ़े होइएगा, नहीं उसमें था डिप्रिसिएशन, डिप्लेशन, एमोटाइजेशन। नहीं, तो ये क्या होता है कि किसी भी डिप्रिसिएशन क्या होता है कि किसी भी अस्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी होने के कारण, या घिसावट होने के कारण, या टूट फूट होने के कारण, या परिवर्तन होने के कारण जो उसके मूल्य में कमी आती है उसे क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन। समझ में आया। उसके बाद आता है अदर एक्सपेंस। अब सारे एक्सपेंस, जितना एक्सपेंस है सबको जोड़ लेंगे तो मेरा क्या कहलाएगा, टोटल एक्सपेंस। क्या कहलाएगा, टोटल एक्सपेंस। अब क्या करेंगे, ये रेवेन्यू में से एक्सपेंस को हटाएंगे, यानी कितना नंबर, 3 नंबर में से किसको, ये 4 को हटाएंगे। आया, तो क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर टैक्स को हटा देंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये क्या है, फॉर्मेट था कंपैरेटिव स्टेटमेंट का। क्या था ये, फॉर्मेट था जिसमें आपको प्रॉफिट लॉस के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। समझ में आ रहा है, देख लीजिए एक बार।
देख लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप जो है इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक चीज़ जो इसका था कंपैरेटिव का था, उसमें बेसिक चीज़ बस इतना ही है, ज़्यादा उसमें है नहीं। इसी चीज़ को थोड़ा डिफाइन किया गया है जो आपको हम अभी समझा ही दिए हैं। और एक आपको अभी बताया है प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में आपको बनाने का जो मेथड है वो बता दिए हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एक सवाल लेकर आएंगे और उस सवाल आपको हम बना कर दिखाएंगे कि सवाल हम कंपैरेटिव का किस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद एक ऐसा क्लास होगा जिसमें हम लोग इसी कंपैरेटिव का क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट को पढ़ेंगे और उसी बैलेंस शीट से रिलेटेड एक सवाल को लेकर आएंगे। तो लगभग 2 या 3 क्लास और होगा इससे, उसके बाद हम लोग कंपैरेटिव क्या करेंगे, समाप्त कर लेंगे। तो इसलिए आप जो है जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको आसानी से पढ़िए, आराम से पढ़िए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो इसको आराम से पढ़िए। और जहां आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, नहीं और आपके अकॉर्डिंग ही हम उस चीज़ को बताने का प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जो इस चैनल पे नए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक दूसरे के साथ शेयर करते रहिए ताकि आने वाले बच्चे या और भी जो बच्चे हैं वो भी इनसे कुछ सीख सके। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।